अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 7-8 दिन पहले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो कि एक 700 माइग्रेंट का एक शिप ग्रीस के करीब पानी में डूबकर तबाह हो गया और ऑलमोस्ट सब लोग ही मारे गए, जिनमें मेजॉरिटी जो तादाद थी वो थी पाकिस्तानियों की। ये शिप किस सिलसिले में जा रहा था, उस सिलसिले को बोला जाता है डंकी, यानी कि डंकी लगाना। अब ये डंकी क्या होती है, पाकिस्तान में इस नेटवर्क को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका एंड कहाँ पर होता है और बीच में जितने भी मराहिल हैं, आज इस वीडियो में मैं इसी को एक्सपोज़ करने वाला हूँ। और मैं आपको ये पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि यूट्यूब पर आपने इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, किसी ने भी इतनी परफेक्ट और एग्जैक्ट को बात नहीं बताई होगी जो आपको इस वीडियो में पता चलेगी, और ऐसे हकाइक पता चलेंगे जो आपका दिमाग हिला देंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि शायद मैं इस सारे सिलसिले से गुजर चुका हूँ, तो मुझे इतनी इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो आज इस वीडियो में हम डंकी को एक्सपोज करेंगे, ताकि अगर आप या आपका कोई प्यारा या कोई जाने वाला रिश्तेदार डंकी लगाने का या इलीगल रास्ते से जाने का सोच रहे हैं, तो उसके नॉलेज में होना चाहिए कि इस रास्ते में इंसान के साथ होता क्या है और ये एक्चुअल में चीज़ होती क्या है। सो गाइस, बिना इंट्रो के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो सबसे पहले बात करते हैं कि डंकी होता क्या है। डंकी होता है कि अगर आपने शेंजन की किसी भी स्टेट में जाना है, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, कहीं पर भी, इनफैक्ट अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं, तुर्की जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ना तो किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना आपको किसी अपार्टमेंट की ज़रूरत है, ना कोई फाइल तैयार करने की ज़रूरत है, और ना ही किसी इंटरव्यू की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एजेंट की, जिसको आप पैसे दें और वो एजेंट आपको इल्लीगल रास्ते से उस मुल्क तक पहुँचा दे। इस चीज़ को डंकी बोला जाता है। पाकिस्तान में जो डंकी का हब है वो है सेंट्रल पंजाब, जिसमें गुजरात आ जाता है, मंडी भावलदीन आ जाता है, झेलम आ जाता है, लाला मूसा आ जाता है, खारियाँ आ जाता है। इस एरिया के जो लोग हैं वो ज़्यादातर डंकी लगाते हैं। अब डंकी की जो शुरुआत है वो होती है एक सुहाने ख्वाब से। एक बात याद रखिएगा, इस तरह के जो एजेंट होते हैं उनका कोई ऑफिस नहीं होता। वो उनका कोई पब्लिक फेस नहीं होता। वो आपसे चोरी-छुपे मिलेंगे और अपनी पहचान को हाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है एक सुहाने ख्वाब से। अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को मिलते हैं तो पहले वो आपको बड़े-बड़े ख्वाब दिखाएगा कि भई बहुत आसान काम है, आपने बस जाना है, फलाँ बॉर्डर क्रॉस करना है, आगे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, आपने फिर अगला बॉर्डर क्रॉस करना है तो वहाँ पर भी हमारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी और आप जो है फलाँ डेस्टिनेशन में पहुँच जाएँगे। यहाँ पर 2 स्टेप्स होते हैं, याद रखिए। एक होता है कि आपने एजेंट को उसी टाइम पैसे देने होते हैं और दूसरा होता है कि आपने वहाँ पर पहुँच कर पैसे देने होते हैं। इस बात के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। शुरुआत होती है कि किसी भी इंसान ने जब डंकी लगानी होती है तो सबसे पहले पहुँचता है क्वेटा, पाकिस्तान में। वहाँ से वो लोग ईरान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जिस भी इंसान के साथ आपकी डील होगी, जो आपका एजेंट होगा, जिसको हम डंकर भी कहते हैं, तो वो आपके साथ एंड तक नहीं जाएगा, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक वो कभी भी नहीं जाएगा। वो आपको पाकिस्तान से आउट करेगा, आगे से उसी के रिलेटेड या उसी को जानने वाला कोई बंदा आपको रिसीव करेगा। फिर जब किसी और कंट्री का आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे, वहाँ पे आपको एक नया बंदा रिसीव करेगा। अब इसमें इनका पूरा एक चेन होती है, पूरी एक नेटवर्क होती है। अब जब आप पाकिस्तान की हदूद से बाहर चले जाते हैं, जब आप ईरान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पर जो लोग आपको रिसीव करते हैं, उन्होंने आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे लेके जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्वेटा से जब लोग ईरान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो आगे जो लोग मौजूद होते हैं उनका काम ये है, उनका रोज़गार ये है, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यही है। उनके दिलों में रहम नहीं है। वो अगर आपको लेकर जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक पॉइंट से आपको एक बॉर्डर से उठा के तुर्की के बॉर्डर तक उन्होंने लेकर जाना है, तो वो इस चीज़ का ख़्याल नहीं करेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी कंडीशन क्या है, अगर आपको बुखार वगैरह तो नहीं है या आप किसी बीमारी में मुब्तला तो नहीं है। में जो ज़्यादातर केस होते हैं वो ये होते हैं कि आपको एक गाड़ी में बिठाया जाता है। एक ऐसी छोटी गाड़ी होती है जिसमें ऑलमोस्ट 5 बंदों की स्पेस होती है, वहाँ 15 बंदे रखे जाते हैं और उस इंसान है जो ड्राइवर होता है, उसको इस चीज़ से कंसर्न नहीं है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पैसे से कंसर्न है। उसने आपको उठाना है और जो उसकी डेस्टिनेशन होगी ईरान के अंदर, वहाँ पर उसने गाड़ी को फुल स्पीड में भगाना है। ऐसे में अगर कोई गिर जाता है, ऐसे में कोई पीछे रह जाता है, तो वो ये नहीं कहेगा कि माँ सदके मेरा बच्चा डिग गया। उसने क्या करना है कि गाड़ी को कंटिन्यू रखना है, उसने गाड़ी को लेकर जाना है ताकि वो पुलिस से बच सके। उन्होंने पुलिस से बचना होता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं। तो आपको वहाँ पर एक सेफ में लाया जाता है। वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जितने भी ये एजेंट्स होते हैं उनके बंदे इकट्ठे किए जाते हैं। वहाँ पे बकरियों की तरह बंदों की काउंटिंग की जाती है और आवाज़ मारी जाती है कि बशीर के बंदे। अब एक-एक बंदे का नाम लिया जाता है, उनके पास एक लिस्ट होती है, सारे प्रेज़ेंट बोलते हैं और वहाँ से फिर उनका अगला सफ़र शुरू किया जाता है, जो कि ईरान के अंदर पहाड़ी सफ़र होता है और पैदल सफ़र होता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि उसके बाद से लेकर आपके साँस लेने तक के भी वहाँ पर पैसे हैं। अगर आप पैदल चलते हुए थक गए हैं, तो आपको बाइक की ज़रूरत है, या अगर आपको घोड़े के ऊपर बैठना है तो आप उसके भी पैसे देंगे। अगर आपके पास पानी ख़त्म हो गया तो आप उसके भी पैसे देंगे। और अगर कोई पहाड़ क्रॉस करते-करते, जो कि 24 घंटे से लेकर 36 घंटे का सफ़र होता है, ऐसे में अगर आप वहाँ पर गिर जाते हैं या आप
बीमार हो जाते हैं या आप जो है वो खुद चलने के काबिल नहीं रहते, तो कोई भी इंसान आपको कैरी नहीं करेगा, आपको वहीं पर छोड़ देगा। और अगर आप में से कोई ऐसा इंसान जो कि ऑलरेडी डंकी लगा चुका हो और डिपोर्ट होकर वापस आया हो, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इस चीज़ की कन्फर्मेशन करेगा कि इन लोगों ने इस रस्तों में कितनी लाशें देखी हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी डंकर हैं, जितने भी लोग डंकी लगा के गए हैं, वो आपको इस चीज़ की गवाही देंगे कि उन्होंने इन रस्तों में बहुत ज़्यादा लाशें देखी हैं। अब ईरान से जब तुर्की का बॉर्डर क्रॉस किया जाता है तो आपको एक नया बंदा आता है। सो तुर्की में पहुँचने के बाद वो जो दूसरी कंडीशन थी जिसमें ये होता है कि हम फलाँ जगह पर पहुँच के आपको पेमेंट करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक जगह पर लेके जाया जाता है, घरनुमा जगह हो जाए या कोई भी एक ऐसी जगह हो जहाँ पे पुलिस का जो है वो डर ना हो, तो उसको बोला जाता है सेफ। उस जगह को सेफ कहते हैं। आपको सेफ में लेकर जाया जाता है और वहाँ आपसे कहा जाता है कि पीछे फ़ोन करके बताओ कि मैं तुर्की में पहुँच गया हूँ और मेरी पेमेंट कर दें। और अगर आपकी पेमेंट लेट हो जाती है तो वो आपको अच्छा खासा मारते हैं। प्यार से नहीं मारते, अच्छा खासा मारते हैं, जिसमें आपको फ्रैक्चर आ जाना एक आम सी बात है। अब इस पूरे सफ़र में जो इस डंकी का जो हब है, इस डंकी का जो सेंट्रल पॉइंट है, वो होता है तुर्की का इस्तांबुल। तुर्की में ये सारी जो डंकी है, जो लोग होते हैं, यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। अब तुर्की से डंकी का एक नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है जिसको बोला जाता है गेम, मतलब कि तुर्की से अब हमारी गेम निकलनी है। अब ऐसे में एजेंट्स के नाम होते हैं, मिसाल के तौर पे असलम की गेम जा रही है, मुनीर की गेम जा रही है, बशीर की गेम जा रही है, उसके इतने लड़के हैं, उसके इतने लड़के हैं। अब यहाँ पर 4 तरह की गेम होती है। एक होती है पैदल की गेम, एक होती है टैक्सी की गेम, एक होती है कंटेनर की गेम और चौथी होती है शिप की गेम, जिसकी न्यूज़ 3 से 4 दिन पहले आप तक आई थी। सबसे पहले बात करते हैं पहले 3 गेम्स की, जिसमें सबसे पहले आती है पैदल की गेम, उसके बाद टैक्सी की गेम और उसके बाद आती है कंटेनर की गेम। गेम स्टार्ट होती है ग्रीस से, जो आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सी गेम को सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि आप ग्रीस में आते हैं, फिर ग्रीस के बाद आपने साइप्रस का जो बॉर्डर है वो क्रॉस करना होता है, फिर क्रोएशिया का क्रॉस करना होता है, फिर बल्गारिया का क्रॉस करना होता है, फिर हंगरी का क्रॉस करना होता है। तो ये जो साइड होती है, इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप पैदल की गेम करते हैं, टैक्सी की गेम करते हैं, कंटेनर की गेम करते हैं। क्योंकि अगर आप इनमें से किसी भी बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं तो आपको सख्त किस्म का टॉर्चर किया जाता है और वापस उठा के पीछे फेंका जाता है। बात कर लेते हैं कि शिप की गेम जो कि तुर्की से निकलती है। ज़्यादातर लोग जो शिप की तरफ जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रीज़न की वज़ह से जाते हैं, क्योंकि शिप का जो सफ़र होता है वो होता है 2 से 3 दिन का और वो नॉन स्टॉप सफ़र होता है। क्योंकि जैसे ही आप समुद्र के ऊपर होते हैं तो हर एक मुल्क की एक हदूद होती है, जो जब आप उस हदूद को क्रॉस करते हैं तो इंटरनेशनल वाटर आ जाता है, जहाँ पर आपको किसी भी कंट्री की जो है वो नेवी पकड़ नहीं सकती या आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती। आप कोई भी क्राइम करते हैं तो वहाँ पर आपकी कोई पूछ-पड़त नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि लोग बजाय एक लंबे रास्ते से शॉर्टकट ढूँढते हैं और शिप में चले जाते हैं। तो शिप की गेम जो है वो कुछ इस तरीके से ऑपरेट की जाती है कि एक शिप जिसमें जो ज़्यादातर तादाद होती है 20 से 25 लोगों की, वहाँ पे 100 से 150 बंदे को जो है वो रखा जाता है या समटाइम्स 200 भी हो जाते हैं। ये शिप के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जितना भी साइज़ हो शिप का, ये शिप हमेशा छोटे होते हैं। इसकी आम एग्ज़ाम्पल ये है कि ये कोई वेसल नहीं होता, बड़ा वेसल नहीं होता, कोई नेवी का शिप नहीं होता। एक ट्रक को ले लें, ट्रक के साथ अगर आप एक जीएलआई की गाड़ी रख दें, तो ये जो शिप होता है ये जीएलआई की गाड़ी होती है जो कि एक सिंगल मोटर के ऊपर चलता है, जिसके जिसके अंदर जो लिमिट होती है वो होती है तकरीबन 20 लोगों की, लेकिन वहाँ पर 150 से 200 बंदे को घुसाया जाता है और वो शिप चल जाता है। चूँकि कोई रुकावट नहीं होती, कोई नॉन स्टॉप सफ़र नहीं होता, तो लोगों का ये होता है कि हम 2 से 3 में डायरेक्ट इटली की कोस्ट में पहुँच जाएँगे और वहाँ पे जाके सालम जमा करवा लेंगे। लेकिन ये ज़्यादातर केस में नहीं होता। अभी रिसेंटली जो आपको न्यूज़ सुनने में आई, ये तो इस वजह से आप तक न्यूज़ पहुँची क्योंकि इस चीज़ को कवर कर लिया गया था, लोगों ने इस चीज़ को देख लिया था, लेकिन ऐसे न जाने कितने शिप गर्क हो गए जिनका आज तक न्यूज़ में भी पता नहीं चला। अगर आप में से कोई लोग ऑरेंज चार्ट वाले यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो सी होता है, जो समुंदर होता है, ये जब इसके ऊपर तूफ़ान आता है तो इसकी वेव्स बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती हैं। इतनी रफ़ हो जाती हैं कि एक बड़ा वेसल भी उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो लोग अवॉइड करते हैं कि हम जो है वो तूफ़ान वाले एरिया से ना गुज़रें। लेकिन ये जो छोटा शिप होता है, ये इतना छोटा होता है कि इसको सिर्फ़ एक झटके की देर होती है। एक झटका लगती है और ये शिप उलट जाती है और जितने भी माइग्रेंट या जितने भी बेचारे जो मुख्तलिफ़ ख्वाब लेकर जा रहे होते हैं, वो पानी में गिर जाते हैं और डूबकर मर जाते हैं, क्योंकि याद रहे कि वो एक इंटरनेशनल वाटर होता है। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, अगर आप बहुत लकी हैं और आपके करीब में से कोई किसी नेवी का कोई शिप जा रहा है या कोई कार्गो शिप जा रहा है या कोई ऑयल टैंकर का शिप जा रहा है, तो आपको शायद वो लोग रेस्क्यू कर लें, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। जो गेम और डंकी सबसे ज़्यादा जो घटिया और ख़तरनाक होती है, इस शिप की होती है, लेकिन लोग फिर भी जल्दी पहुँचने के लालच में जो है वो इस रास्ते का इख्तियार कर लेते हैं। अब जो हमारी रिमेनिंग 3 जो गेम्स रह गई थी, पैदल की, टैक्सी की और कंटेनर की, ये भी कोई सक्सेसफुल नहीं रहती है। लाज़िम नहीं है कि ये सक्सेसफुल रहें, लेकिन लोग फिर भी इनमें जाना पसंद करते हैं और लोग फिर भी इसका सफ़र करते हैं, जिनमें उनको तकरीबन 15 से 1 महीना लगता है, तो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। ऐसे में जो लोग
खुद से जाना पसंद करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम पैदल निकल जाएँगे, हमें कोई मसला नहीं है। तो जो लोग इटली पहुँच जाते हैं, तो वो ऑफ़लाइन जो मैप्स होते हैं, वो बाकियों के साथ शेयर कर लेते हैं, एजेंट्स के साथ शेयर कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो ऑफ़लाइन मैप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, एक पावर बैंक कर लेते हैं, 10-15 दिन के खाने का सामान लेते हैं और वो निकल पड़ते हैं खुद ही। अब वो अल्लाह के सहारे निकल पड़ते हैं, ऐसे में अगर वो किसी बॉर्डर पे पकड़े जाएँ या ऐसे में उनके साथ कोई रॉबरी हो जाए या ऐसे में उनको किडनैप कर लिया जाए, तो इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं होती। लेकिन वहाँ पर जितने भी एजेंट्स होते हैं, वो आपके साथ एक अच्छा सलूक नहीं करते हैं, आपको मारते हैं अगर आपकी पेमेंट किसी तरीके से लेट भी हो जाए और अगर आप पकड़े जाएँ, तो वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ की जो फ़ोर्स है, वो आप पे अच्छा खासा तशद्दुद करती है। इतना तशद्दुद करती है कि अगर आप वहाँ पर मौजूद किसी भी लड़के से पूछें कि हाँ, भई डंकी लगानी चाहिए या नहीं, तो वो कानों को हाथ लगाएगा, वो कहेगा कि अपने ही मुल्क में यार तुम 25,000 रुपए कमा लो, लेकिन रहो अपने माँ-बाप के पास ही। अब बात करते हैं कि इस चीज़ का हल क्या है, कि लोग आखिर इस चीज़ के लिए क्यों मजबूर हो गए हैं? तो इसका हल बड़ा सिंपल सा है और मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के अदारे हैं और हमारे पाकिस्तान में जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज़ हैं, वो अपने प्रोसेस को थोड़ा-सा ईज़ी करें। क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो अपॉइंटमेंट है, वो लेने के लिए इंसान को बाज़-औक़ात साल-साल का इंतज़ार करना पड़ता है और जितने भी हमारे कंसल्टेंट हैं, वो अपॉइंटमेंट इतनी एक्सपेंसिव सेल करते हैं कि हर एक आम बंदा जो है वो अपॉइंटमेंट खरीद नहीं सकता। अपॉइंटमेंट देखें एक इंटरव्यू होता है, अपॉइंटमेंट कोई भी कन्फर्म चीज़ नहीं होती है। जितनी भी एम्बेसीज़ हैं उनके केस में आपको कोई भी श्योरिटी नहीं होती है कि क्या मेरा ये इंटरव्यू सक्सेस होगा या नहीं, आपकी किस्मत नसीब की बात होती है। तो यहाँ पर जितने भी इदारे हैं अगर वो इस प्रोसेस को थोड़ा-सा आसान कर लें, क्योंकि जितनी भी एम्बेसीज़ हैं, ये वैसे तो जो है वो बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करती हैं कि वो आपका ये नहीं है, आपका ये नहीं है, तो रिजेक्शन की रेशियो जो है हर एक एम्बेसी में कुछ हद तक ज़्यादा होती है। वहीं पर जब हज़ारों की तादाद में 1 महीने के अंदर-अंदर माइग्रेंट उन्हीं कंट्रीज़ में आते हैं, तो वही हुकूमतें उनको जो है वो पनाह दे रही होती हैं और वही हुकूमतें उनको फिर बाद में पीआर भी दे रही होती हैं और फिर उनको पासपोर्ट भी मिल रहा होता है। सो डेंकी कामयाब अभी तक इसीलिए है क्योंकि वो प्रोसेस अभी तक जारी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें अपने ही मुल्क में कोई ऐसा एक लॉ पैदा करना पड़ेगा या जितनी भी एम्बेसीज़ हैं इनको हमारे ही मुल्क में कुछ ऐसा थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर देना पड़ेगा कि हर एक आम और ख़ास बंदा कहीं पर जाने के लिए अप्लाई कर सके। चाहे वो स्किल रखता है तब भी, चाहे वो नॉन स्किल्ड पर्सन है तब भी। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप में से कोई भी दोस्त अहबाब अगर डंकी लगाने का सोच रहा है तो उसको ऑलरेडी पता हो कि हमारे साथ होता क्या है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।